नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के साथ जारी एनकाउंटर में अब तक 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर साइट से इंसास और SLR राइफल सहित कई अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। इस मुठभेड़ के बीच सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सैन्य संघर्ष जारी रहने के मद्देनजर भारत ने शनिवार को कहा कि वह स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच शत्रुता जल्द ही समाप्त हो जाएगी। बता दें कि गुरुवार को दोनों दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच सीमा पर शुरू हुए संघर्ष में कम से कम 32 लोग मारे गए हैं और लगभग 1.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। संघर्ष के मद्देनजर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने इस क्षेत्र में भारतीय यात्रियों को किसी भी सहायता के लिए दोनों देशों में स्थित संबंधित दूतावासों से संपर्क करने की सलाह दी है। लोकसभा में बेहतर काम करने पर 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सांसदों ने लोकसभा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इसके अलावा 4 सांसदों को विशेष जूरी पुरस्कार दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार पाने वालों में गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन, एनसीपी की सुप्रिया सूले, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत समेत 17 सांसद शामिल हैं। 3 कार्यकालों में संसदीय लोकतंत्र में निरंतर योगदान देने वाले 4 सांसदों को 4 विशेष जूरी पुरस्कार भी दिए गए। उर्वरक कंपनियां अब किसानों को यूरिया और DAP के साथ जबरन कीटनाशक या नैनो फर्टिलाइजर नहीं बेच सकेंगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने खाद्य निर्माताओं को सख्त चेतावनी दी है। उर्वरक निर्माताओं को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ गैर सब्सिडी वाले उत्पाद जैसे कीटनाशक, नैनो उर्वरक, जैव उत्तेजक और अन्य उत्पादों को DAP, NPK जैसे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जबरन दिया जा रहा है। अब जबरन कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सरकार नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन के तहत कार्रवाई करेगी। अयोध्या में सावन का झूलनोत्सव मेला आज से शुरू हो गया है। सावन माह के अंत तक चलने वाले इस उत्सव में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इस झूलनोत्सव मेले के दौरान रामलला के मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ होगी। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार रामलला 29 जुलाई से सोने चांदी से निर्मित हिंडोला झूले पर विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। झूलनोत्सव की यह परंपरा काफी प्राचीन है और मणि पर्वत से जुड़ी हुई है, जहां इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा को मजबूत किया गया है, जिसमें 3000 सुरक्षाकर्मी और 850 CCTV कैमरे भी शामिल हैं। तमिलनाडु की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की विरासत को याद करते हुए प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दोपहर के आसपास प्रधानमंत्री सम्राट के समुद्री अभियान के भव्य सहस्त्राब्दी समारोह में भाग लेने के लिए तिरुचिरापल्ली जिले के प्रसिद्ध गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर पहुंचेंगे, जो आदि तिरुवथिराई महोत्सव के साथ मेल खाता है। इस समारोह के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री मोदी राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे, जो भारत के महानतम सम्राटों में से एक है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पुरुष क्रिकेट टीम के बीच होने वाला एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मुकाबला रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत, पाकिस्तान, UAE और ओमान को ग्रुप A में रखा गया है और क्योंकि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है, ऐसे में 21 सितंबर को सुपर 4 मैच में फिर से उनके आमने सामने होने की उम्मीद है। बता दें कि इंडिया एशिया कप के अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ करेगी। भारत के सभी मैच दुबई में ही खेले जाने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को 8वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन NSSC में समापन भाषण देते हुए कहा कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर न केवल आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की पुष्टि की है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इसे दुनिया के सामने पेश भी किया है। शाह ने राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों से सुरक्षा, सजगता और समन्वय के आदर्श वाक्य को अपनाने का आह्वान किया। इससे पहले उन्होंने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों और BSF के प्रयासों को सलाम किया।
बिहार एसआईआर को लेकर एडीआर ने दस्तावेजों की लिस्ट से आधार कार्ड को बाहर करने की निंदा की है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उन बिंदुओं को चुनौती दी है जिस पर चुनाव आयोग ने आधार कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। शनिवार को यह जानकारी एक वकील ने दी है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दायर जवाब के प्रत्युत्तर में एडीआर ने कहा कि अनुमोदित सूची में शामिल 11 दस्तावेज भी नकली और गलत तरीके का उपयोग करके प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा आज 27 जुलाई से जम्मू से शुरू हो रही है, जो 7 अगस्त तक जारी रहेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहला जत्था 28 जुलाई को पुंछ के लिए रवाना होगा। यात्रा का उद्घाटन समारोह अभिनव थिएटर जम्मू में आज शाम 6 बजे होगा, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। बता दें कि बजरंग दल ने 2005 में अल्पसंख्यक हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए यह यात्रा शुरू की थी। यात्रा का आधार शिविर भगवती नगर स्थित अमरनाथ यात्री निवास रहेगा। आतंकवाद के कारण राजौरी, मेंढर और पुंछ से हिंदू समाज का पलायन हो रहा था। तब ऐसे में अल्पसंख्यक हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बजरंग दल ने 2005 में बाबा बुद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू की थी। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।